पाकिस्तान के नौजवानों को ये समझाने के लिए कि जब मैं उनको कहता हूं कि 22 अक्टूबर 2023 को हमें इस पाकिस्तान से जान छुड़ानी है, तो वो मेरी विजन पर एतमाद करें। मेरा जो तज्जिया है, जो एनालिसिस है, मेरी जो पॉलिटिकल जो अप्रोच है, उस पर भरोसा करें। नाज़रीन, आज से 11 साल पहले सितंबर 2010 में पाकिस्तान के डेली टाइम्स में मेरा एक आर्टिकल छपा। ये वो वक्त था जब मैं पाकिस्तान के डेली टाइम्स के लिए आर्टिकल्स लिखा करता था और उसमें वो बाकायदगी से शाया होते थे। इस आर्टिकल के अंदर मैंने ये साबित किया था कि पाकिस्तान जो है ये बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, और उस वक्त के हालात के मुताबिक उस जमाने में आसिफ अली जरदारी सदर थे पाकिस्तान के। मैंने उस जमाने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि आप डिफॉल्ट कर जाएं, जितना भी डेट है उस वक्त तकरीबन 55 बिलियन का डेट था, तो मैंने कहा कि आप डिफॉल्ट कर जाएं, या फिर आपको यू विल हैव टू डाई इन डिसग्रेस, या आपकी इंतहाई हद तक अमेज मौत वाकया होगी। यानी पाकिस्तान की इकॉनमी की मौत की बात हो रही है। आज जब मैं शब्बर जैदी का क्लिप सुन रहा हूं तो उसके अंदर अल्फाज तक उन्होंने वो इस्तेमाल किए हैं जो मैंने अपने आर्टिकल में आज से 11 साल पहले इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तान एज एन एंटिटी इज बैंकरप्ट, वो कह रहे हैं। मैंने भी उसमें जो लिखा वो मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये आप देखिए। पहले इसमें मैंने ये लिखा, वी आस्क द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कैंसल द डेट ऑल टुगेदर एंड अवर अपील फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स, सो वी डिफॉल्ट विद डिग्निटी एट वंस एंड यूज ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल टू स्ट्रेंथन इकोनॉमी एज ए नेशनल एंटिटी। एंटिटी का लफ्ज शब्बर ने भी यूज किया ना पाकिस्तान के हवाले से। और टू डाई इन डिस्ग्रेस विद इन 5 ईयर्स। उस वक्त मैंने 5 साल की पेशगोई की थी कि 5 साल में, तो आप देख लें कि वो 5 साल जो है वो पूरे होते हैं 2015 में, और 2018 में जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट बनती है। और आज ये चीख के कह रहे हैं, जबकि मैं पिछले 6 साल से, ये 5 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, मरीज मर चुका है, मशीनों पे इसको जिंदा रखा गया है। मशीनें हटा दें, IMF की कर्जों की, सऊदी अरब के जो कर्जे हैं, चाइना के जो कर्जा लेते हैं, ये वो सपोर्ट मशीनें हैं जो इस मरीज की हालत को और ज्यादा खराब कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिकली ये अपने आप को जिंदा रखने के काबिल नहीं है। एक जिस्म जो मर चुका है, जब आप उसको मशीनों के जरिए मसनूई तौर पर जिंदा रखने की कोशिश करते हैं तो दिल तो धड़कता है, सांस भी वो चला देता है, लेकिन चूंकि आपके ऑर्गन्स जो है, आपके जो एज़ा होते हैं, वो ऑर्गेनिकली नामियाती तौर पर वो सांस नहीं ले रहे होते, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नामियाती तौर पर नहीं चल रहा होता, इसलिए उनमें बिगाड़ ज्यादा होता है। यही वजह है कि 2010 में जब मेरे वालिद साहब शदीद बीमार थे और डॉक्टर्स यहाँ पे यूके में ये होता है, पाकिस्तान में भी होता है कि वो फिर जब हालत ज्यादा खराब हो जाए तो वो घर वालों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो मुझसे जब पूछा गया, डॉक्टर ने पूछा कि अगर ये मतलब है कि फौत हो जाए, उनका मतलब था, मतलब अगर इफ यू कैन नॉट मेक इट, तो फिर हम कोशिश करें उसकी, इनको मशीनों के जरिए इनकी जो है वो रिससिटेशन की। तो मैंने उनको कहा नहीं, इफ ही गोज ही गोज, ठीक है ना, आप दवाइयां दे रहे हैं, इलाज हो रहा है, ड्रिप लगी हुई है, सारा कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इफ ही कैन नॉट मेक इट, दैट्स इट, ही कैन नॉट मेक इट। आई विल नॉट लेट माई फादर सफर and go through this resuscitation process। हार्ट अटैक हो तो उसका रिससिटेशन एक अलग चीज होती है, वो तो आप
इलेक्ट्रोड से उसको शॉक दे के दिल की धड़कन को दोबारा बहाल करते हैं, लेकिन अगर आप बीमारी में आपके जवाब दे जाता है जिस्म, तो फिर उसके लिए रिससिटेशन काफ़ी खतरनाक होती है। तो इसी तरह से आपको याद होगा कि मेरी वालदा बड़ी सख्त बीमार हो गई थी और वो 5 दिन कोमे में थी ग्लासगो में, और मैं अपनी वालदा के पास था 5 दिन 5 रातें मैंने अपनी वालदा के साथ गुजारी वहाँ पे कमरे में उनके साथ। उस वक्त भी ये सवाल किया गया था मुझसे और मेरी बहन से और भाई से, तो मैंने उन सबको यही कहा कि अगर मेरी माँ बच सकती तो इसको मशीनों के जरिए रिससिटेट नहीं करें, लेट हर गो। लेकिन वो मेरी और आप सब दोस्तों की उस वक्त की दुआएं काम आ गई और मेरी वालदा जो है वो कोमे में से बाहर आ गई मेरे सामने ही, मैं वहाँ बैठा हुआ था, और वो कोमे में से बाहर आई और उसके बाद उन्होंने, वो अभी ठीक हैं, अभी उनको कोरोना हुआ था, हॉस्पिटल में दाखिल थी, 1-1.5 महीना रही हैं, वहाँ से भी ठीक होके आ गई हैं। मैं तो उनसे नहीं मिला पिछले 1 साल से, क्योंकि मैं, आपको पता ही है कि जहाँ हूँ वहाँ से मैं जा नहीं सकता, लेकिन वो अब ठीक हैं, उनकी सेहत अच्छी है, शी इज डूइंग फाइन। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब मैंने आज से 11 साल पहले ये कह दिया और अखबार में एक रिप्यूटेबल न्यूज़पेपर लाहौर का डेली टाइम्स, उसके अंदर ये छप गया, उसका टाइटल है डिफॉल्ट नाउ और डाई इन डिसग्रेस, उसका टाइटल है डिफॉल्ट विद डिग्निटी और डाई इन डिसग्रेस। और डेली टाइम्स ने अपनी वेबसाइट से बाद में मेरा आर्टिकल हटा दिया, लेकिन वो इंटरनेट पे दूसरों ने छापा है तो वो मौजूद है, क्योंकि वहां से कॉपी किया उन्होंने। मैं अपने दोस्तों को, पीओजे के और पीओजीबी के लोगों को एक बात सुनाना चाहता हूं। एक कहते हैं कि कहावत है कि एक जहाज या वो कश्ती कहीं डूब गई, तो वो आदमी डूबने लगा जो कश्ती पे बैठा था अकेला, वो अल्लाह को पुकारने लगा, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे बचा। तो वहां से उसके पास एक बहरी जहाज गुजरा, तो उन्होंने उसको रस्से फेंके, उसको कहा आओ आओ जहाज पे चढ़ो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं, अल्लाह मुझे बचाएगा। जहाज वाले चले गए। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया, वो भी कश्ती के ऊपर, उसने कहा भाई आ जाओ, रस्सा फेंका, उसने कहा नहीं नहीं, मैं, अल्लाह मुझे बचाएगा। खैर वो डूब गया, मर गया। जब मर गया तो अल्लाह के सामने पेश हुआ, तो उसने शिकायत की, उसने कहा अल्लाह मैं तुझे पुकारता रहा और तूने मुझे बचाया नहीं, तू मुझे बचाने नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और फरमाया कि वो बहरी जहाज याद है? उसने कहा जी बिल्कुल याद है। हेलीकॉप्टर याद है? उसने कहा जी बिल्कुल याद है। उसने कहा ओ बेवकूफ़ आदमी, वो दोनों मैंने ही तो भेजे थे तुझे बचाने के लिए। तो इसी तरह से पीओजे के और पीओजीबी के मेरे नौजवानों, अगर आप अल्लाह का ही दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह आपको निजात दिलाए, अल्लाह आपके लिए कोई बंदा पैदा करे, कोई आपको लीड करे, कोई आपको सही रास्ता दिखाए, तो कल को अल्लाह अगर आपको ये कहेगा कि हमने तो डॉक्टर अमजद को भेजा था लेकिन तुमने सुनी नहीं, ये आर्टिकल जो मेरा आज से 11 साल पहले छपा, ये बिल्कुल इसके ऊपर सीधा बैठता है कि जब हम वहां उस वक्त इनको कह रहे थे कि आप दिवालिया डिक्लेयर कर दो, डिफॉल्ट हो जाओ, जीरो स्लेट कर लो, नए सिरे से शुरू करो, 3 साल तक दुनिया आपको कर्जे नहीं देगी, कोई बात नहीं। अर्जेंटीना ने ऐसे ही किया है और आज अर्जेंटीना कहां पहुंच गया। तो इसीलिए मैं ये दोस्तों को कहता हूं कि हमारे पास वक्त नहीं है, ये कश्ती डूब चुकी है और हम इसमें महंगाई में, लोड शेडिंग में और पानी की किल्लत जो है, इसके बहरान में हम गोते खा रहे हैं और हम कह रहे हैं या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर। और जब मैं आपसे ये कहता हूं कि 22 अक्टूबर 2023 तक अगर हम इस डूबती हुई कश्ती से उतरकर दूसरे जहाज पर ना चढ़े जिसका नाम हिंदुस्तान है, तो फिर तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते? क्यों आप लोग मुझे कहते हैं कि ये रॉ का एजेंट है, ये इंडिया का एजेंट है? रॉ का एजेंट इस तरह रहता है जैसे मैं रहता हूं, ऐसे रहता है रॉ का एजेंट। सारी रात कल पानी नहीं था नलके में, एक गांव में मैं बैठा हुआ हूं, बिजली कट जाती है बिजली का बिल ना देने की वजह से।
खाना खुद बनाना पड़ता है, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, घर की सफाई खुद करनी पड़ती है। रेडियो हिमालय, ट्वीट्स, ये प्रोग्राम, डेली मैसेजेस, पोस्टर बनाना, आर्टिकल लिखना, रॉक एजेंट ऐसा होता है? नहीं। ऐसा शख्स ही वो शख्स होता है जो अपनी कौम की क़यादत करने की सलाहियत रखता है। और मैं कोई गरूर नहीं कर रहा या मैं कोई तकब्बर नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने सच्चे दिल से पूछें, सच्चे दिल से अपने आप से पूछें कि आज पीओजेके और पीओजीबी में क्या कोई ऐसा लीडर है जो आपको रास्ता दिखाए? क्या कोई ऐसा लीडर है जो आपके लिए इतनी कुर्बानी दे रहा हो? और अगर है, आपको मिला, मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं भी फिर उसके पीछे चलूंगा। और अगर नहीं है तो आपका मेरा साथ ना देना, मेरी बातों पर अमल ना करना, मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के नजदीक मुजरमाना गफलत तस्वर की जाएगी। अभी भी वक्त है, 22 अक्टूबर 2023 तक 673-74 दिन रह गए हैं। अभी भी हमारे पास वक्त है कि हर रोज तैयारी करें, नेटवर्किंग करें, दिया से दिया जलाएं और 22 अक्टूबर 2023 को इस शिप रैक से छलांग मारकर हम हिंदुस्तान के मजबूत और तवाना जहाज के ऊपर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।